वो जब से वापस आया था किसी भट्टी की मानिंद सुलग रहा था। जाने कितने ही सिगरेट फूंक डाले थे इसने, लेकिन सीने में लगी आग कम नहीं हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना जल रहा था। मेहरान खान का हक से परीजे का हाथ पकड़ना जैसे ही याद आता इसका दिमाग काम करना बंद हो जाता। दिल कर रहा था कि अभी जाए और इसका हाथ तोड़ डाले। सिगरेट नोशी से इसके होंठों में सफेदी उतर आए थी, लेकिन वो लापरवाह बना एक के बाद एक सिगरेट सलगा रहा था। जब घड़ी की आवाज पर चूंकि जो रात के 12 बजा रही थी, इसे सोचते आधी रात हो चुकी थी। अजमीर को खुद पर हैरत हुई। वो आखिर को क्योंकि इसके बारे में सोचता सा लग रहा था। वो अपने जज्बात को नाम देने से कासिर था जो वो इसके लिए महसूस कर रहा था। सर झटकते वो सिगरेट एशट्रे में मसलते बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इसे शावर लेना था, वरना लग रहा था इसका खोलता खून इससे कुछ करवा देगा। सूरज की किरणों की तपिश मुसलसल चेहरे पर महसूस करते वो कसमसा कर नागवारी से आंखें खोल। नींद से भारी होती आंखों को मसलते उसने जनाह लिए यूं ही करूट बदली, चाहिए खुद को किसी मजबूत हिसार में महसूस करते फड़फड़ा भी ना सकी। गर्दन टेढ़ी करते हल्का सा सर ऊपर उठाते मुकाबिल को देखा जो बेड करवन के साथ शर्ट लेस नींद दराज उसे अपने हिसार में कैद किए गहरी नजरों से देख रहा था। जारिया सट्टा कर चेहरा झुकागी। मॉर्निंग बटरफ्लाई। वो इसकी हरकत पर महजूज हुआ था। मीम मॉर्निंग, जारिया ने आहिस्ता से जवाब देते इसके हिसार से निकलने की कोशिश की, लेकिन ज़ुहर ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते मुकम्मल खुद पर खींच लिया। कहूँ बटरफ्लाई, रात में तुम मेरा लमस मांगती हूँ और दिन की रोशनी में मुझसे ही भागती हो। वो इसकी थोड़ी दूर उंगलियों से उठाए शोफ लहजे में बोला। जारिया की आंखें हद से ज्यादा फैली थी। अलिफ, अब क्या कह रहे हैं? सूखते हलक को तर करते फिक होते चेहरे से पूछा। कैसे उसने नींद में कोई हरकत की थी? बेचैनी से सोचा। ज़ुहर इसकी बेचैनी से महजूज हुआ था। वाकई याद नहीं वाइफी कैसे रात को आकर मेरी गोद में बैठी थी, प्यार ना करने का शिकवा कर रही थी। वो लबों पर फूटती मुस्कुराहट को छुपाए गंभीरता से बोला। जारिया का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसने जहन पर जोर डाला तो हल्का हल्का सा कुछ याद आया। वो निचला लब दांतों में दबाए नजरें झुकागी। वो जब बहुत परेशान होती थी तो वो नींद में चलती अपनी इस आदत से वो खुद परेशान थी। इधर देखो। ज़ुहर इसकी ठोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करता इसका चेहरा उठाते तहकम से बोला। मुझे मस करती हो? वो इसकी लरसती पलकों को देखते बगौर बोला। जारिया सांस रोके इसकी गर्म सांसों की तपिश चेहरे पर महसूस करते कसमसाए। काफ, कॉलेज जाना है, इसकी नशीली आंखों में देखते उठते लहजे में कहा। ज़ुहर की मुस्कुराहट गहरी हवी थी। वो सर को हल्का सा खम देते उसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया। जारिया 200 की स्पीड से बाथरूम में भागी थी। ज़ुहर का दिलकश कहाका कमरे में गूंजतन इसे खफगी से दो चार कर गया। कभी तो जिंदगी कभी तो होश में इकरार करोगी। वो तकिए पर सर गिराता सोचूं में इससे मुखातिब था। ज़ुहर जब उसे कॉलेज छोड़कर गया तो इसके 2 घुटने बाद ही इसने अजमीर को कॉल कर दी कि इसे लेने आ जाए, क्योंकि परीजा नहीं आई थी तो वो परेशान हो रहे थी। इसका इरादा परीजा के घर जाने का था। परीजा सुबह से फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अजमीर 15 मिनट में ही इसे लेने पहुंच चुका था। जारिया के यूं अचानक फ़ोन करने पर वो परेशानी में जल्दी ही निकल आया था। आज तो ज़रमीना को भी साथ नहीं लाया था। हमेशा की तरह गाड़ी से टेक लगाए वो संजीदा चेहरे से जारिया के इंतज़ार में जब वो उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। इसे अकेले आते देख ज़मीर ने बेचैनी से पहलू बदला। सलाम वालेकुम लाला। जारिया ने इस के करीब पहुंचकर सलाम किया तो वो चेहरे पर ज़बरदस्ती हल्की सी मुस्कान सजाए इसका सलाम का जवाब देते कि अखियों से गेट को देखने लगा कि शायद वो पीछे हो। तबीयत ठीक है गुड़िया? आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? वो गेट से नजरें हटाता जारिया को देखते भारी लहजे में बोला।
जी लाला ठीक है, वो परी नहीं आई ना तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, वो मुंह बनाकर बोली। अजमीर ने चौंक कर उसे देखा, वो इससे पूछना चाहता था कि वो क्यों नहीं आई, किया वो ठीक है लेकिन न चला, लब दांतों तले दबाए वो उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता खुद भी गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। लाला परी की तरफ जाना है, वो सुबह से फोन भी नहीं उठा रही, तो मुझे टेंशन हो रही है, वो परेशानी से बोली। तो सटीरीन पर अजमीर की गिरफ्त मजबूत हुई थी। इस बात में सर हिलाता वो गाड़ी सड़क पर डाल गया। आंखों की सुर्खी अलबत्ता बढ़ी थी, इसकी भीगी गिरे आंखें नजरों में घूमी तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कुछ ही देर में वो लोग इसके घर के सामने थे। अजमीर सपाट चेहरे से जारिया के हमराह गाड़ी से निकलता घर में दाखिल हुआ था। वो लोग जैसे ही अंदर आए, सामने ही जारिया को परीजा की मामा मिल गई। फरहत बेगम इन्हें देखते खौशदली से मिली, लेकिन जारिया को इनके चेहरे पर अजीब सा खौफ सा नजर आया, लेकिन वो अपना वहम समझकर सर झटक गई। परीजा ने तो मुझे नहीं बताया कि तुम आ रही हो, वो आहिस्ता से बोली। परी को भी नहीं पता था, वो आज कॉलेज नहीं आई तो मैं बस इसे देखने आ गई। वो ठीक है ना? जारिया ने तजब से पूछा तो फरहत बेगम का चेहरा उतर सा गया था। इसकी तबीयत थोड़ी खराब है बेटा, इसलिए नहीं आई, जाओ मिल लो उसे, ऊपर है अपने कमरे में, वो शफकत से बोली। अजमीर जो कब से खामोश खड़ा था, इसकी तबीयत खराबी का सुनते उसने बेचैनी से पहलू बदला। जारिया ने एक नज़र अजमीर को देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अजमीर बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो? वो उसे यूं ही खड़े देख नरमी से बोली। अजमीर कुछ भी कहे बगैर सोफे पर बैठ गया। वो की बार जारिया को छोड़ने और लेने आता रहा था, इसलिए परीजा की अम्मी इसे जानती थीं। परीजा के घर में सिर्फ इसकी मदर, परीजा और एक छोटा भाई था। इसके अब्बू की डेथ हो चुकी थी। परीजा की मामा की छोटी सी एकेडमी थी, जिसे चलाकर वो अपने घर का खर्चा पूरा करती थी, और कुछ इसके अब्बू के कारोबार से आ जाता था, जो उनके बाद उनके भरोसेमंद लोगों के हवाले था। इसकी मदर अक्सर चक्कर लगा लेती थी। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर आए। कमरे में घुल अंधेरा था। इसने दीवार पर हाथ मारते स्विच तलाशते लाइट सुनकी तो औंधे मुंह पड़ी परीजा कसम साए। मामा मी ने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना आप। वो सर उठाकर नागवारी से चलाई, लेकिन सामने खड़ी जारिया को देखते उसकी जबान को ब्रेक लगी, जबकि जारिया हैरत व बेयकीनी से उसे देखेगी। सुर्ख चेहरा, दाएं गाल पर उंगलियों के निशान, सुर्ख सूजी ऊँखी, फटा हवा होंठ और भारी आवाज। परी ये किया है? जारिया थूक निगलते भागकर उसे करीब गई। परीजा इससे लपटते जारो कितार रोने लगी। परी मुझे बताएगी क्या हवा है? ये हाल किसने किया तेरा? जारिया सदमे और गुस्से की कैफियत में बोली। परीजा हिचकियों से रो रही थी। परी इधर देख, मुझे बता क्या हवा है? जारिया ने जबरदस्ती इसका चेहरा अपने सामने किया। वो उसे कांपते देख उठते साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते इसके लबों से लगा गी। परीजा एक ही सांस में पानी खत्म कर गई। इसकी हालत काफी बुरी थी, गाल में नीलाहट सी उतरी हुई थी। अब मुझे बताएगी क्या हवा है? जारिया इसका चेहरा देखते संजीदगी से बोली। मेहरान खान मेरे ताया का बेटा और मेरा बचपन का मंगेतर। वो इतना कहकर ससकी थी। ये तूने मुझे कल भी बताया था, आगे बता। जारिया इसकी बात काटते तेजी से बोली। ताया अब्बू चाहते हैं कि मेरा और मेहरान का निकाह हो जाए, लेकिन मामा को ये मंजूर नहीं, क्योंकि अब्बू के मरने की जिंदगी में ही वो लोग मेरा और मेहरान का रिश्ता तोड़ चुके थे। लेकिन अब अचानक इन्हें याद आया है कि हम दोनों तो बचपन के साथी हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इन्हें बाबा की ज़मीन के बारे में पता चला है, जो कि ऐसी जगह पर है जो करोड़ों में बक रही है, लेकिन वो मेरे नाम है, और वो मेरी शादी के बाद मेरे शौहर को मिल सकती है। लेकिन जब मैंने मना किया, तो इन्होंने थप्पड़ों से मेरा मुंह खलवाने की कोशिश की।
लेकिन मामा ने बरवक्त पुलिस की धमकी देकर इन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया। वो ताकत के नशे में चोर हैं, समझते हैं जबरदस्ती मुझे अपने बेटे से बांध सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो हिचकियों से रोती उसे सब कुछ बताती चलेगी। जारिया हैरत व बेयकीनी से सुन रहेगी। कोई जमीन के लालच में इतना कैसे गिर सकता है? अपने ही खून पर इतना जुल्म, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हरगिज नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। जारिया इसे गले लगाते नरमी से बोली। काश काश बाबा जिंदा होते तो आज किसी की जुरत नहीं होती। जाने इन्हें किया जल्दी थी, जाने किसके सहारे छोड़कर गए हैं हमें। वो जोर व क़ितार रोते बेहाल हवी थी। इसकी यह फरियाद पर जारिया की आँखें नम हवी। मेरी जान, अल्लाह के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते। और तो अकेली नहीं है, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। और याद रख, तो कमज़ोर नहीं है। जारिया इसके आंसू साफ करते मजबूत लहजे में बोली। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? जारिया इसके नाजुक चेहरे का हश्र देखते जब्त से बोली। वो मामा के कमरे में, वो एंटीमिनट लगाई थी इन्होंने। वो इससे नजरें चराते बोली। तू यहीं बैठे, मैं लेकर आती हूँ। जारिया कहती कमरे से निकलती चलेगी। परीज़े बेड करवान से टेक लगाए, आँखें मौनदगी बंद, आंखों से आंसू टूटते मोमी गालों पर फिसले थे। जब अचानक फोन की बेल पर वो चौंकी। उसके करीब जारिया का फोन पड़ा था, जहां ज़ूर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो नचला लब दबाते फोन को देखती हल्का सा मुस्कुराई थी। फोन बज के बंद हो गया। वो जारिया का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे भी काफी देर हो गई थी। वो वापस नहीं आए। दोबारा बजते फोन पर वो परेशान होती, सर पर अच्छे से चादर जमाए। जारिया का मुसलसल बजता फोन उठाए खुद ही बाहर निकल आए। वो बाहर निकलते फरहत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के करीब पहुंचते ही किसी ने उसे मुखालिफ कमरे में खींचते दीवार से लगाया था। वो खुद से चीख भी ना सकी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो जो कोई भी था, इसके अतराफ में हाथ रखे उसके करीब झुका हुआ था। खुद से उसका वजूद सुन्न हो चुका था, लेकिन जैसे ही जरा से हवास बहाल हुए, उसे किसी मखसूस सी खुशबू का एहसास हुआ। इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। अज़मीर, इसके लबों से टूटती सी सरगोशी निकली, जो मुकाबिल ने शिद्दत से महसूस की थी। अज़मीर जो बाथरूम ढूंढने निकला था, ऊपर कमरे से पहले जारिया और फिर चादर में लपटते वजूद को देखते खुद पर मज़ीद काबू ना रख सका। वो बिना सोचे समझे उसे साथ वाले कमरे में खींच चुका था। वो इस पर झुके सलगती सांसें इसके चेहरे पर छोड़ते अंधेरे में मुकाबिल का चेहरा खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ भीगी हवी आँखें नजर आ रही थी। परीज़ा इसकी सांसों की तपिश अपने जख्मों पर महसूस करते कसम साए। अब ये यहाँ, वो सोचे हुए लबों पर जबान फहराते अटकते लहजे में बोली। कौन था वो? अज़मीर इसकी बात काटते सर्द लहजे में फुनकारा। परीज़ा की गिरे आँखें फैली थी। काफ, कौन? कंफ्यूज होते पूछा। वो अंधेरे में इसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ नजर ना आया। वही जो कल हक से तुम्हारा हाथ पकड़े ले गया था। वो अपना चेहरा इसके और करीब झुकाते सलगते लहजे में फुनकारा। परीज़ा इसकी गिराहट पर अछली थी। बेसाख्ता हाथ मुकाबिल के सीने पर गए थे, और अज़मीर को यूं लगा जैसे दिल निकलकर मुकाबिल की नाजुक हथेलियों पर आ गया हो। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। परीज़ा हिचकी लेते इसकी शर्ट मठियों में भैंच गई। मैंने पूछा कौन था? वो छुआ कैसे उसने? वो दीवार पर हाथ मारते गिराया था। परीज़ा इसके खौफ से ससकी। अज़मीर इसके ससकने पर लब भैंच गया। आप कौन होते हैं? पूछने वाले, वो भीगे लहजे में बोली। अज़मीर का दिमाग घूमा था। वो गुस्से से खोलते दिमाग से अंधेरे में टटूल कर हाथ मुकाबिल के चेहरे पर लाता इसका जबड़ा दबूच गया। इसका हाथ लगने की देर थी, परीज़ा की मध्यम चीख निकली। दर्द और अजियत से भरी चीख। मुकाबिल की शर्ट पर सिक्सी गिरफ्त मजबूत हवी थी। अज़मीर ने फौरन से पहले हाथ हटाया था,
वो इसके रिएक्शन पर हैरत ज़दा हुआ। क्या हुआ? परेशान होते पूछा। परीज़ा दर्द की शिद्दत से ज़ार व क़तार रो पड़ी। अज़मीर इसके रिएक्शन पर परेशान होता हल्का सा पीछे हुआ, इरादा लाइट सुन करने का था, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। इसने पाकिट से लाइटर निकालते उन करते परीज़ा के चेहरे के करीब किया। इसे अपनी दुनिया घूमती महसूस हुई। वो साकत सा इसके चेहरे को देखता रह गया। परीज़ा अचानक रोशनी पर आंखें मैच कर खोलती चेहरा उठाए उसे देखने लगी। गिरे आंखें हद से ज्यादा सूज चुकी थी। उंगलियों के निशान दाएं गाल पर वाज़ेह थे। फटे हुए होंठ लरज़ रहे थे। यकदम अज़मीर के तासुरात बदले थे। हाथों की नीली रगें वाज़ेह हुई थी। माथे पर बिलों का गहरा जाल बना था। वही कनपटी की नसें उभरी थी। आंखों में खून उतरा था। परीज़ा इसके तासुरात से सहम कर इसकी शर्ट छोड़ते दीवार में समाई। इसने आज तक मुकाबिल का ये रूप नहीं देखा था। इसकी रग रग में खौफ उतरा था। वही अज़मीर की रग रग में खून उबाले लेने लगा। लाइटर इसके हाथ से छूटता नीचे जा गिरा। किसने किया ये सब? हाथ किसने लगाया? वो चेहरा झुकाते इसकी आंखों में आंखें गाड़ते ठंडे लहजे में बोला। उसके इस कदर सर्द लहजे पर परीज़ा की कनपटी से पसीने की बूंदें टपकी थीं। इसने हिचकी लेते मुकाबिल की खून आशाम आंखों में देखा जहां इंतकाम हलकोरा ले रहा था। इसे यकदम अपना आप कीमती सा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे सर पर साहिबा आ गया हो, जैसे धूप से किसी ने छाँव में ला खड़ा किया हो। वो जब्त खोते मुकाबिल के छोड़े शाने पर सर टकाकर रोते हुए इसे एक एक लफ्ज़ बतातेगी। अज़मीर मुट्ठी नीचे मुकाबिल की हर लफ्ज़ की अजीत खुद में उतरती महसूस कर रहा था। वो चुप हुई तो इसकी मध्यम परसूस ससकियां कमरे में गूंजने लगी। अज़मीर दंत पर दंत जमाए उसे सुनता गया। इसकी ससकियां इसके दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी। इसने आंखें बंद गहरी सांस अंदर उतारी। शश तुम पर उठे हर एक हाथ को उसके अंजाम तक ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी अज़मीर शाह नहीं। वो अपने कंधे पर रखे इसके सर को हुला से थपकता सर्द लहजे में बोला। परीज़ा को अचानक अपने पोजीशन का एहसास हुआ तो खिफ़्फ़त से सुर्ख होते फौरन से पीछे हटी थी। नजरें झुकाए वो उंगलियां चटकाने लगी। अज़मीर इसकी खिफ़्फ़त पर चेहरा पर हाथ फेरता पीछे हुआ था। परीज़ा के दाएं साइड पर हाथ मारा तो मध्यम सी लाइट सुन हुई थी। इसका चेहरा देखते अज़मीर को अपनी रगी फटती सी महसूस हुई। दिल किया अभी वो शख्स सामने हो तो इसका हाथ जड़ से काट फेंके। चेहरे पर हाथ फेराते उसने उसकी भीगी पलकें देखीं तो झुंझला गया। जाने वो कब से रो रही थी और मुसलसल रो रही थी। पता नहीं इतने आंसू कहां से ला रही थी। झुंझला कर सोचा रोना बंद करें। वो झुंझला कर बोला। परीज़ा चेहरा उठाए हैरत से उसे देखने लगी, लेकिन उसे खुद को घूरता देख सटका कर चेहरा झुकाए आंसू साफ करने लगी। इस ताया को और इसके बच्चे को मैं देख लूंगा। इस फजूल इंसान को सोचकर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। वो तनबीहा लहजे में बोला, लहजे में हक सा था। परीज़ा ने इसका हक जमाना शिद्दत से महसूस किया था। वो थूक निगलते लरजती पलकों से मुकाबिल को देखने लगी। दिल किया अभी पूछे वो आखिर क्यों कर और किस हक से यूं रोब जमा रहा था। लेकिन इस कमबख्त का रोब जमाना भी तो अच्छा लग रहा था। वो अपनी ही सोच पर सटकी। बात समझ आ रही है। अज़मीर इसकी पलकों के उठते गिरते सेहर से नजरें चराता बोला। परीज़ा ने तेजी से सर हिलाया था। जाया पीछे होते कहा। परीज़ा इसे देखे बना सरत से वहां से भागी थी। वो कमरे में वापस आया तो ज़ारिया उसी के इंतज़ार में बैठी थी। परीज़ा नजरें चराता चादर उतारते सोफे पर जा बैठी। ज़ारिया आंखें छोटी किए सीने पर हाथ बांधे उसे घूरने लगी। किया है क्यों घूर रही है? परीज़ा अनजान बनते बोली। शर्म नहीं आती तुझे दोखली औरत? मेरी नाक के नीचे मेरे भाई को पिटा लिया। ज़ारिया ने तकिया इस पर फेंकते खफगी से कहा। परीज़ा सटकाई थी। किया बकवास कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चराते बोली। अच्छा तो इतनी देर से कमरे में भाई तुझे अलिफ बे सिखा रहे थे क्या?
जारिया ने उसे घूरा। तू ज्यादा सोच रही है। वो भी बस मेरे चेहरे के उन निशानात की वजह जानना चाहते थे। परीज़ मुसलसल इनकारी थी। हामी ने तो जैसे देखा ही नहीं तक दोनों का छप छप के एक दूसरे को ताड़ना। जारिया ने उसे आड़े हाथों लिया। इससे पहले कि परीज़ा कुछ कहती अज़मीर की कॉल आने लगी, जो इसे नीचे आने का कह रहा था। इसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। बेटा, मेरी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं है, और तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। बस मौका हाथ आने दे। जारिया इसे धमकाती अपना सामान लेते नीचे चली गई। परीज़ा इसकी धमकियों पर आसूदगी से मुस्कुरा दी। वही अज़मीर का जुनूनी रूप आंखों में घूमा तो मुस्कुराहट सिमट गई। सनकी खान, इसका गसीला चेहरा याद करते परीज़ा आहिस्ता से बड़बड़ाई। अंदर का डर, खौफ, परेशानी सब खत्म हो चुका था। वो जानती थी अज़मीर ने कहा है तो वो सब संभाल लेगा। अज़मीर इसे ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला गया। घर आने के बाद उसने शावर लिया और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने लगी। ज़ुहर हमेशा की तरह गायब था। खुद को मसरूफ़ करने के लिए उसने आज रात का डिनर भी खुद बनाया, लेकिन दिल था कि उदास सा था। रात का खाना खाने के बाद वो बाहर लॉन में आ गई। खली फिजा में इसका मूड अच्छा हुआ था। कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े वो सिप लेते ठंडी घास पर नंगे पाँव चल रही थी, जब पोर्च में रुकती गाड़ी की आवाज़ पर चौंकी। इसे लगा शायद ज़ुहर आया है। वो की टेबल पर रखती जैसे ही मुड़ी गाड़ी से निकलते असफंदियार को देखते लब भैंच गई। असफंद भी उसे देख चुका था। वो उसे देखते गहरा मुस्कुराया था। जारिया नफरत से उसे देखते रुख मोड़ गई। वो घर में कम ही नजर आता था। घर में कोई भी उसे मुंह ही नहीं लगाता था। असफंदियार की मुस्कुराहट समटी, लेकिन वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाए जारिया के करीब आया। हाय जारिया, इसके रुकते मध्यम मुस्कुराहट से कहा। जारिया इसे देखे बगैर अपनी कॉफी उठाते अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो वो सामने आ गया। जारिया, कोई मुझ पर आखिर यकीन क्यों नहीं करता? तुम भी नहीं करती? आखिर सबको ज़ुहर लाला पर क्यों यकीन है? वो चेहरे पर मुस्किनीत सजाए बोला। रास्ता छोड़ो, जारिया सर्द लहजे में बोली। प्लीज़ जारिया, हम दोनों कज़न्स भी हैं। एक बार मेरी बात सुन तो लो। तुम बचपन से मुझे जानती हो। मेरा लड़कियों से रिलेशन था, मैं मानता हूँ, लेकिन फिजिकल नहीं, जैसे दोस्ती की हद तक। ज़ुहर भाई ने फंसाया है मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए। तुम खुद सोचो, अचानक वो कैसे लौट आए, और निकाह के वक्त वो सबूत लाए। असफंदियार इसके सामने खड़ा लहजे में दिख समेटे बोल रहा था। एक पल को जारिया का दिमाग बलीनक हुआ। इसने चेहरा उठाते असफंदियार को देखा। असफंद इसके खुद को देखने पर हल्का सा मुस्कुराया। हाथ बढ़ाते उसने जारिया के दाएं गाल पर झूलती लट को पीछे करना चाहा। जारिया करंट लगाकर पीछे हबी, लेकिन ना चाहते हुए भी असफंद की उंगलियां इसके गाल से मस हबी थी। इससे पहले कि जारिया गुस्से से उसे कुछ कहती, तभी जोरदार खटके पर दोनों चौंके थे। ज़ुहर खान खून उतरी निगाहों से दोनों को देखता, गाड़ी का दरवाज़ा पूरी शिद्दत से बंद करता उनकी तरफ बढ़ा था। जारिया इसका हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरा देखते उल्टे कदम लेती तेज़ कदमों से वहाँ से भागती चली गई। असफंदियार ने थूक निगलते वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसका बाजू ज़ुहर की गिरफ्त में आ चुका था। कहा था ना, दूर रह मेरी बीवी से। ज़ुहर इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसका हाथ पकड़े बेदर्दी से झटका देते किसी दरिंदे की मानिंद गिराया। असफंदियार के लबों से दबी दबी से चीखें निकलीं। ज़ुहर इस हवासों में नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हवी छुआ, कैसे तूने मेरी बीवी को? ज़ुहर ने बेरहमी से इसकी उंगलियों को झटका दिया कि तड़ाक की आवाज़ के साथ असफंदियार की दिल खराश चीखें गूंजी थीं, जो लॉन की दीवारों से टकराती वापस इन्हीं तक लूटने लगी। असफंदियार हाथ पकड़े अंधे मुंह गिरता चीख रहा था। ज़ुहर फूलती सांसों से उसे देखता इसके पहलू में बोट की ठोकर मारता उसके करीब झुका। ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे वहशी बनने पर मजबूर ना करो।
ورنہ میرا وہ روپ دیکھوگے کہ روم روم کانپ اٹھے گا، اور یہ دنیا تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسے گی۔ وہ خون آشام درندے کی مانند گراتا اس کا سر زمین پر مارتے تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اسفندیار بامشکل اٹھتے ڈرایور کو لیے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھ اپنی ٹانگوں کے گرد باندھے سمٹی سی بیٹھی تھی۔ جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، وہ اچھلی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی، لیکن اس کی دھاڑ پر وہ وہیں سٹل ہوئی۔ وہیں رکو، ایک قدم بھی نہیں بڑھانا آگے۔ زور دھڑتا اس کے قریب بڑھا تھا۔ وہ لرزتے وجود سے مقابل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی لہو چھلکاتی آنکھیں اس کی جان حلق میں اٹکا گئی۔ وہ زبردستی بے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاریہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ سسکی تھی۔ وہ کسی صورت اس کو صفائے نہ دیتی، لیکن مقابل کے اس روپ سے اس کی جان جاتی تھی۔ ظہور خان اس کے قریب آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اپنے ایک بازو کے زور پر اٹھا گیا۔ خان وہ سہم کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ظہور خان کے تاثرات میں ہلکی سی، بالکل ہلکی سی نرمی ابھری، لیکن اس نازک وجود کی حرکت یاد کرتے وہ اسے بے رحمی سے بیڈ پر پٹک گیا۔ زاریہ کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کا نازک وجود اس نرم گدھے میں دھنسا تھا۔ ہرنی کی جیسی سہمی آنکھیں پھیلائے، وہ اسے خود پر جھکتا دیکھتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ ظہور اس وقت شاید اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ اسے ٹانگ سے کھینچ کر واپس بیڈ پر لاتا اس پر جھکا۔ یہاں چھوا تھا نا اس نے؟ وہ اس کے دائیں گال پر ہاتھ کی پشت سہلاتا عجیب سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی لپکی تھی۔ سواد، صرف ایک انگوٹھا، وہ سسک کر بولتی، اس کی سرد نظروں سے الفاظ حلق میں دبا گئی۔ ظہور خان ایک سرد نظر اس پر ڈالتا بے رحمی سے اس کے دائیں گال پر دانت گاڑ گیا۔ آہا خان، وہ ہچکی لیتے اس کے کندھوں پر ناخن گاڑتے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ ظہور خان اس کا نازک گال اپنے دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتا، ہونٹوں میں بھرتے سک کرنے لگا۔ اس پر عجیب سی دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ اس نازک وجود پر وہ کسی مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، خاص کر اسفندیار یار کو تو وہ اس کے 100 فٹ بھی نہ رہنے دے۔ زاریہ اس کی شدت پر سسکیوں بھرتے تڑپی تھی۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، محسوس ہو رہا ہے؟ اس کا لمس۔ وہ اپنی شدت سے اس کے گال کو نیلے ہوتے دیکھ شدت پسندی سے دھاڑا۔ نون نہیں، سواد، صرف آپ کا لمس، آپ کا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند لرزتے ٹوٹتی سانسوں سے بولی تھی۔ مقابل کی پوزیشن سے وہ واقف تھی۔ کیوں چھونے دیا اسے خود کو؟ وہ اس کا گال چھوڑے اس کی کمر مٹھیوں میں بھرتا گرایا تھا۔ وہ کسی صورت وہ منظر نہیں بھلا پا رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، تمہارے پاؤں کے ناخن تک سے لے کر سانسوں پر بھی صرف ظہور خان کا حق ہے۔ وہ جنونیت سے بولتا، اسے شدت سے خود میں بھینچتا، اس کے نازک لبوں پر جھک گیا۔ زاریہ اس کی گرفت میں فڑفڑا بھی نہ سکی۔ اس نے آج سے پہلے اس کا یہ جنونی روپ نہیں دیکھا تھا۔ ظہور بے رحمی سے اسی سانسیں گھونٹتا اس کے لب زخمی کرتا پیچھے ہوا۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ زاریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ظہور پھر سے اس کی سانسیں بند کرتا، وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کی باہوں میں جھول گئی۔ زاریہ، ظہور خان کا چہرہ پل میں سفید ہوا۔ وہ اسے سیدھا کرتا اس کا گال تھپکنے لگا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی آواز سننے سے قاصر تھی۔ جاری ہے۔